Okay, starting with chapter number 7, unit number 3. That is completely theoretical. That is process of budget making. सबसे पहले ये यूनिट स्टार्ट होती है विद कि बजट होता क्या है. बजट क्या होता है? It refers to what? A statement of estimated receipt and estimated expenditure of government during a financial year. एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितनी एस्टिमेटेड, याद रखना दिस इज एस्टिमेटेड, कितनी एस्टिमेटेड रिसीट है और कितने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है. प्लान्ड रिसीट एंड प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाट बजट इज अबाउट. अगर गवर्नमेंट पूरा बनाती है कि यार इतने खर्चे और इतनी रिसीट्स होने वाली है साल भर में, तो वो कहलाता है बजट. अब आर्टिकल 112 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बजट यूज ही नहीं हुआ है. कौन सा वर्ड यूज हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? प्रेसिडेंट को. कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 112 के अंदर. ठीक है. अब बच्चा है ना, बजट में बेसिकली तीन चीजें आती है. क्या है वो तीन चीजें? ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बिकम्स इंपॉर्टेंट. एनस्यूइंग एनस्यूइंग ईयर के एस्टिमेट्स, एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनस्यूइंग. एनस्यूइंग का मतलब होता है करंट, सॉरी, कमिंग ईयर. मतलब अगर से फॉर एग्जाम्पल 26-27 का बजट प्रिपेयर हो रहा है, तो मैं 1 फरवरी 26 को अनाउंसमेंट कर रही होंगी बजट की, और 26-27 का बजट अनाउंस कर रही होंगी. तो 26-27 के जो एस्टिमेट्स हैं वो बजट में दिए जाते हैं, बिकॉज दैट इज द कमिंग ईयर. 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27 तक के. ठीक है. उसके अलावा एक्चुअल्स, प्रीवियस ईयर जो जा चुका है साल, उसके एक्चुअल खर्चे कितने हुए हैं. ठीक है. मतलब 25 में क्या खर्चे हुए. ठीक है. 25 तक में क्या खर्चे हुए, वो सारे आपको एक्चुअल्स दिए जाते हैं. और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स दिए जाते हैं करंट ईयर के. बेटा क्यों? क्योंकि अभी तक भी साल खत्म नहीं हुआ है. 1 फरवरी 26 को हम बैठे हैं, 1 फरवरी 26 को अनाउंस कर रहे हैं, तो भी 2 महीने बचे हैं. तो आपके रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो हैं वो किस ड्यूरेशन के दिए जाएंगे? अब 31 मार्च 26 तक के, कि ये खर्चे और दिख रहे हैं हमको. एम आई क्लियर? उससे पिछले साल के एक्चुअल्स, कमिंग ईयर के एस्टिमेटेड खर्चे, और करंट ईयर के रिवाइज्ड खर्चे, ये सारे दिए जाते हैं बजट में. एम आई क्लियर? ठीक है. ये फाइल में नहीं है, ये मैंने अलग से बताया है. ओके. ठीक है. अब सुनो, कौन जवाबदार होता है बजट प्रिपेयर करने के लिए? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग. कौन सी? नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलकर करता है. बेटा इवेंचुअली जब तुम पढ़ते जाओगे तो तुमको रियलाइज होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का. ठीक है. अब बच्चा 2017-18 में बजट को लेकर दो अमेंडमेंट्स हुए थे. दो. सबसे पहला चीज, रेल बजट वाज मिक्स्ड विद जनरल बजट. अब पहले रेल बजट अलग आता था, आपका नॉर्मल जनरल बजट अलग आता था, दोनों को मर्ज कर दिया गया. और नेक्स्टली, पहले आपका बजट अनाउंस होता था ऑन लास्ट डे ऑफ फेब्रुवरी. अब ये लोग थोड़ा पहले अनाउंस कर देते हैं ताकि इनको 1 महीने का टाइम मिल जाए सारे प्रोसेस करने में. तो 1 फरवरी को ही बजट अनाउंस हो जाता है. ठीक है. तो व्हाट वर द टू थिंग्स दीज पीपल डिड? रेलवे बजट और जनरल बजट. रेल बजट और जनरल बजट मर्ज हो गया. और वेरी गुड. 28 फेब से 1 फेब कर दी गई. ठीक है. डेट ऑफ अनाउंसमेंट. अब बजट का पूरा प्रोसीजर है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ बजट. बजट प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? अब सबसे पहली चीज पे आते हैं यार. क्या? सबसे पहले इट स्टार्ट्स इन अगस्त एंड सितंबर प्रीवियस ईयर. मतलब 1 फरवरी 26 को अगर बजट अनाउंस हो रहा है तो उसका प्रेपरेशन कब स्टार्ट हो गया है? अगस्त सितंबर 2025 में ही. ठीक है. अब इसका प्रिपरेशन जब स्टार्ट हो जाता है, बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. कौन सा डिवीजन? बजट डिवीजन. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो बजट डिवीजन है वो इशू करता है क्या? इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेट्स फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर. बेटा फॉर्मेट रेडी किए जाते हैं, हर डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं कि भाई आपका एस्टिमेट बताओ रिसीट और एक्सपेंडिचर का. ठीक है.
अब ये जो फॉर्मेटिंग है इनको भर के देने पड़ते हैं। बजट प्रेजेंटेड फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 years, 2 साल के एस्टिमेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, एक तो क्या है, बजट एस्टिमेट्स ऑफ करंट ईयर जो चल रहा है, और एक्चुअल्स ऑफ प्रेसीडिंग ईयर। एम आई क्लियर? करंट ईयर का एस्टिमेटेड देना है आपको, और एक्चुअल देना है प्रेसीडिंग ईयर का, पिछले सालों का। अब बजट स्पीच भी बेटा दो हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है आउटकम ऑफ करंट मैक्रो सिचुएशन। बेटा इसको आउटकम बजटिंग भी बोलते हैं। आउटकम बजटिंग मतलब जो भी खर्चे इन लोगों ने प्लान किए थे पिछले साल में, मतलब 26 के पहले का ड्यूरेशन, एक्चुअल में अभी तक कितना काम हुआ है, बजट स्पीच में यह बताया जाता है। समझ रहे हो? एंड सेकेंड हिस्सा क्या होता है, पार्ट बी ऑफ द बजट, क्या होता है ये, प्रोग्रेस। अब आगे क्या करने वाले हैं ये, दैट इज व्हाट दे विल टेल इन पार्ट बी। तो योर बजट स्पीच इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला अभी तक क्या हुआ है, और पार्ट बी कि आगे क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द प्रोग्रेस। अब 3 पार्ट्स इन विच गवर्नमेंट के अकाउंट्स डिवाइड होते हैं। कौन से हैं वो 3 पार्ट जिसमें गवर्नमेंट के अकाउंट्स डिवाइड हो रहे हैं? सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बेटा ये मेन अकाउंट है जिसमें सारे रिसीट और सारे खर्चे डील किए जाते हैं। दिस इज द मेन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे आप तभी निकाल सकते हो जब इट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ये मेन अकाउंट है सारे रिसीट खर्चों का। अब दूसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। व्हाट इज कंटिजेंसी फंड? कंटिजेंसी फंड बेटा वो होता है जो फ्यूचर कंटिजेंसी या इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए बनाया गया हो। अब इसमें आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेसिडेंट से परमिशन लेके आप इसमें से खर्चा कर सकते हो। कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन के लिए जो फंड बनाया जाता है, दैट इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर अगली चीज पे आते हैं, दैट इज पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में बेटा गवर्नमेंट एज अ बैंकर एक्ट करती है। अगर तुम्हें पता है, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग खाते या एफडी आप करके रख सकते हो। पोस्ट ऑफिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट इज नॉट अंडर आरबीआई, इट विल बी अंडर गवर्नमेंट। अब अगर ऐसा है तो सेविंग या एफडी जो भी है, ये आप कौन से अकाउंट में रखोगे? पब्लिक अकाउंट में। पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट बैंकर के तौर पे काम करती है। इनफैक्ट पीएफ का पैसा इज ऑल्सो डिपॉजिटेड हियर। ओके, अब दिस इज नॉट अंडर आरबीआई, दिस इज अंडर गवर्नमेंट। बताओ व्हाट आर द 3 अकाउंट्स, रिपीट करो। पहला कौन सा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मेन अकाउंट। इसमें किसका अप्रूवल लगेगा? पार्लियामेंट का। ठीक है। सेकंड, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, किसका अप्रूवल? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉट पार्लियामेंट। एंड थर्ड, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट किसका रोल प्ले कर रही है? इट एक्ट्स एज अ बैंकर, पब्लिक से डिपॉजिट लेना, पब्लिक को लोन देना, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग इन इट। फिर प्रिपरेशन ऑफ डेटा या लेजिस्लेटिव प्रोसेस। बेटा पहली प्रोसेस डिस्कस हो गई है, क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये बनाने की प्रोसेस चल रही है अभी। अब दूसरी प्रोसेस पे आ गए, दैट इज लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब लीगल फॉर्मेलिटी क्या करनी पड़ेगी बजट में? कौन कौन से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं? सबसे पहला क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही तुम्हारा मेन बजट है, एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स। बेटा हर स्टेट गवर्नमेंट डिमांड करती है सेंटर से कि हमको भी आपकी इनकम का एक हिस्सा हमको अलोकेट करो। ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे बेसिकली डिमांड की जा रही है बाय स्टेट गवर्नमेंट कि जो हमको खर्चे करने हैं एज एज ए स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको भी तो कुछ हिस्सा आपकी कमाई का हमको देना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है डिमांड फॉर ग्रांट। ये सारे स्टेट्स अपनी डिमांड प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। फाइनेंस बिल, सीए वालों को तो मेनली इससे ही काम होता है। सारे टैक्स के प्रोविजन में चेंजेस मेनली बताए जाते हैं फाइनेंस बिल। बेटा ये एग्जाम में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। स्टेटमेंट्स अंडर एफआरबीएम एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट्स अंडर एफआरबीएम एक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। कौन से दो हैं? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है। और उसके अलावा 9 अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, 9 दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी बनाए गए हैं। ओके, इन इलेक्शन ईयर बजट इज प्रिपेयर ट्वाइस। इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार प्रिपेयर किया जाता है? 2 बार प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले कब? इंटरिम बोलते हैं बेटा, इंटरिम बजट, बीच में ही जो आ जाता है ना,
जो सीक करते हैं आप वोट ऑन अकाउंट्स। ओके, मतलब एक बीच में बजट आता है, उसे इंटरिम बजट बोला जाता है। इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप फाइनल बजट तो दे नहीं सकते, फाइनल बजट तो रूलिंग गवर्नमेंट देगी। ओके, तो एक बीच में बजट आता है जिसके बेसिस पे आप वोटिंग कर सकते हो, और उसके बाद फाइनल बजट निकलता है। फाइनल बजट जो रूलिंग गवर्नमेंट देती है आफ्टर दे आर बीइंग इलेक्टेड। ओके, तो बताओ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स बीइंग सबमिटेड, क्विकली बोलो। पहला कौन सा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, डिमांड फॉर ग्रांट्स। थर्ड, फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल मतलब। एंड दो डॉक्यूमेंट्स अंडर एफआरबीएम एक्ट कौन से? एफआरबीएम का फुल फॉर्म पता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, आगे आएगा, डोंट वरी। और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी का फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, और 9 अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर बताओ अगली चीज पे आते हैं क्या, कि देर आर टू स्टेजेस ऑफ बजट डिस्कशन। दो स्टेजेस होती है, एक होता है जनरल डिस्कशन। मतलब यार जनरल डिस्कशन जो भी बजट पे हो रहा है, जो भी प्रोविजंस निकाले गए, ये खर्चे, ये रिसीट, ओके, दैट इज अ जनरल डिस्कशन। लेकिन उसके बाद स्टेट वाइज डिस्कशन होता है कि इस स्टेट ने इतने पैसे डिमांड किया, हमको इसको इतने देने हैं। फाइन, जो भी उन्होंने डिमांड फॉर ग्रांट प्लेस करी होगी, उसके अगेंस्ट में इनको पैसे अलोकेट करने पड़ेंगे। ओके, तो वन इज अ जनरल डिस्कशन थिंग, और उसके बाद है डिमांड फॉर ग्रांट्स पे डिस्कशन हर स्टेट, कि आपको कितने कितने पैसे अलॉट किए जाएंगे। लोकसभा हैज द कंप्लीट पावर टू रिजेक्ट एनी डिमांड बाय गवर्नमेंट। लोकसभा को ये पूरा पावर दिया गया है। लोकसभा हैज गॉट द कंप्लीट पावर। रिपीट, व्हाट आर द टू फेसेस ऑफ डिस्कशन? पहला है जनरल डिस्कशन होता है, और दूसरा क्या है? डिमांड फॉर ग्रांट्स पर डिस्कशन होता है। किसको पावर दिया गया है इसमें? लोकसभा। बेटा, प्रेपरेशन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एट द टॉप। और अगर कोई चीज एक्सेप्ट करनी है, नहीं करनी है, तो राज्यसभा के कंपैरिजन में लोकसभा को ज्यादा पावर्स है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, शायद लोकसभा वाला क्वेश्चन आ भी चुका है। ओके, आई एम नॉट वेरी क्लियर, आई हैव सीन इट समवेयर पीवाईक्यूज में या एमटीपी आरटी में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। उसके बाद आते हैं आफ्टर बजट स्पीच। बजट प्लेस हो गया, पांचों डॉक्यूमेंट्स दे दिए, 9 डॉक्यूमेंट्स, वो 4 डॉक्यूमेंट्स अलग से, सब डिस्कशन भी हो गया है। अब बजट स्पीच पे स्पीच हो गई, उसके बाद क्या होता है? तुमको पता है ना, बजट स्पीच भी दो पार्ट में होती है, पार्ट ए पार्ट बी। एक होता है आउटकम बजटिंग, है ना, और उसके बाद होता है व्हाट विल बी नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव। ओके, अब बजट स्पीच के बाद बजट इज प्लेस बिफोर राज्यसभा। किसके पास? राज्यसभा। लोकसभा में तो बातें हो ही गई ना, उसके बाद होगी राज्यसभा में। राज्यसभा में डिस्कशन हो गया, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। राज्यसभा को है ना बहुत ज्यादा हक दिया ही नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के राज्यसभा में प्लेस होगा। मेन जो काम कर रही है वो लोकसभा ही कर रही है, लोकसभा सब कुछ डिसाइड कर रही है बैठ के। ओके, अब एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है क्या? कहाँ पे? पार्लियामेंट में एप्रोप्रिएशन बिल रखा जाता है। अच्छा, अब तुमको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, तो तुम मन से निकाल लोगेगा, कोई भी कभी भी निकाल रहेगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। एक एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है जिसमें गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी जाती है कि हाँ, ये खर्चों के लिए आप इतना इतना पैसा रिलीज कर सकते हो। तो दैट इज, उस बिल को क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट गिव्स अथॉरिटी टू गवर्नमेंट टू मेक expenses from consolidated fund of India। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट्स कट मोशंस। अब पार्लियामेंट में या लोकसभा में एक और चीज चल रही है, कट मोशंस क्या होते हैं? कट मोशंस अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। कट मोशंस का मतलब होता है जो भी डिमांड फॉर ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट्स ने रखी होगी, अगर तुमको लगता है कि नहीं यार इतना तो हम नहीं दे पाएंगे, तो आप उनका डिमांड फॉर ग्रांट को कट कर सकते हो, एंड दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज कट मोशंस। एम आई क्लियर? ओके, अब बेटा राज्यसभा में बिल प्लेस हो गया है, एप्रोप्रिएशन बिल भी पास हो चुका है। आफ्टर एप्रोप्रिएशन बिल इज पास, कौन सा बिल रखा जाता है लोकसभा में? फाइनेंस बिल। मैंने बोला ना, जिस बिल में मेनली तुमको और मेरे को मतलब होता है, यानी कि टैक्स वाली चीज है, वो बिल प्लेस किया जाता है इन लोकसभा। ठीक है, अब ये प्लेस होने के बाद क्या होगा? पार्लियामेंट मस्ट पास इट विद इन कितने दिन? 75 डेज। लोकसभा में 75 दिन के अंदर अंदर पास हो जाएगा। नाउ सी यू गेट द लॉजिक कि वाई अपनी गवर्नमेंट ने
28 फरवरी को जो बजट अनाउंस होता था उससे डेट पीछे शिफ्ट करके 1 फरवरी की। 75 डेज तो लोकसभा में लगेंगे पास होने के, और उसके बाद राज्यसभा में 14 दिन और लगने वाले हैं। फॉर्मेलिटी समझ रहे हो, 3 महीने की तो फॉर्मेलिटी ही है। अगर 3 महीने की फॉर्मेलिटी है तो फेब पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, तो मई में जाके तो पैसा निकाल पाएंगे ये लोग। और उससे पहले तो बजट का चीज स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। पहले अगर ये 28 फरवरी को आता था तो जून से पहले पैसा ही नहीं निकाल सकते हो आप। Are you getting the problem? And that is why they prepone the date. Am I clear? Okay. बताओ, एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के बाद कौन सा बिल रखा जाता है? फाइनेंस बिल। कितने दिन के अंदर पास होएगा? इट विल पास विद इन 75 डेज। अब एक इंपॉर्टेंट चीज होती है ड्यूरिंग द लास्ट सेशंस ऑफ पासिंग दिस, दैट इज गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है? जितनी भी डिमांड फॉर ग्रांट बची हुई है, देखो यार डिस्कशन हो गए, तुम स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं सेंटर गवर्नमेंट, आई एम डिस्कसिंग विद यू कि यार ये चीज तो मैं इतनी नहीं अप्रूव कर सकती हूँ। हमारा डिस्कशन हुआ, तुम भी नहीं मान रहे हो, मैं भी नहीं मान रही हूँ, ओके। एंड तुम जितना मांग रहे थे मैं इतना अलॉट नहीं कर रही हूँ। डिस्कशन वहीं खत्म हो गया, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे आउटस्टैंडिंग बिल्स होंगे जो बचे हुए हैं। अब उनको फटाफट से बिना डिस्कशन के स्पीकर रखता है लोकसभा में, उससे पास किया जाता है बिना डिस्कशन के। ठीक है कि इस गवर्नमेंट को, इस स्टेट को इतना, इस स्टेट को इतना, इसे बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ गिलोटिन। कब तक ही बातें करेंगे ना उस बारे में, ओके। तो गिलोटिन का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट अगेन। ऑन लास्ट डे ऑफ डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, आउटस्टैंडिंग डिमांड्स आर प्लेस्ड बिफोर बाय द स्पीकर। सारे आउटस्टैंडिंग डिमांड जितने भी बच्चे हैं ना, जिन पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, सबको रखो और सबको धनाधन पास किया जाता है, ओके। उसे बोला जाता है गिलोटिन। फाइन। अब 75 डेज का टाइम है इनको, इनके पास। और उसके बाद ये फाइनेंस बिल जब पास कर देते हैं लोकसभा में, उसके बाद ये कहाँ चला जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा को कितने दिन दिए गए? 14 दिन। एम आई क्लियर? मतलब ये पूरे प्रोसेस में ओवरऑल 90 दिन के आसपास लग जाते हैं। क्लियर? एंड दैट इज वाई दे प्रीपोन द डेट्स। And this is how the budget is being passed, and budget, finance bill becomes an act. दोनों houses of parliament में पास किया जाता है। Okay. Now coming on to very important thing, that is sources of revenue. गवर्नमेंट को कमाई कहाँ कहाँ से होती है? अब इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट जवाबदार है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फिर से कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अलग अलग रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर के डिपार्टमेंट्स बने हैं, सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। ओके। अब बच्चा डिपार्टमेंट जो है वो मेनली दो टाइप के बोर्ड्स में डिवाइड होता है। कौन सा? सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है? और सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। इनका दो ही होंगे, एक तो होगा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होगा इनडायरेक्ट टैक्स, ओके। तो एक है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। अब बच्चा जो रेवेन्यू है ना, जो भी रिसीट होती है, रिसीट गवर्नमेंट के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक है रेवेन्यू और दूसरा है कैपिटल। बेटा ऐसी सारी रिसीट्स जिसकी वजह से ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है और ना ही कोई एसेट कम हो रहा है, उसे बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट। लेकिन जिसकी वजह से तुम्हारी लाइबिलिटी बढ़ जाए या एसेट हो जाए कम, उसे बोला जाता है क्या? कैपिटल रिसीट। तुमने तुम्हारी एग्जिस्टिंग शेयर्स बेच दिए, इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ये कैपिटल रिसीट है। क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट आपके एसेट थे, वो बेचे तो आपके एसेट हो गए कम। ठीक है। और अगर मैं बोलती हूँ कि लोन ले लिया, कैपिटल रिसीट है, ओके। लेकिन टैक्स कलेक्ट किया, लाइबिलिटी थोड़ी ना पड़ी ना यार गवर्नमेंट की, तो इट्स काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। तो बेटा रेवेन्यू रिसीट दो हिस्सों में डिवाइड होती है, वन इज टैक्स, अनदर वन इज नॉन टैक्स। टैक्स रिसीट किसे बोला जाता है? दो एग्जांपल देके रखे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, देयर सो मेनी, राइट? कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, सबका कलेक्शन विल बी टर्म्ड एज अ टैक्स रिसीट। और नॉन टैक्स रिसीट कैसे एग्जांपल है इसमें? इंटरेस्ट है और डिविडेंड। इंटरेस्ट डिविडेंड की कोई भी रिसीट हो रही है गवर्नमेंट को, ये टैक्स को छोड़ के रिसीट है और ये रेवेन्यू नेचर की है, इसकी वजह से कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ी, ओके। लेकिन बच्चा कैपिटल रिसीट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, कौन सी? डेट रिसीट एंड नॉन डेट रिसीट। डेट रिसीट क्या होती है? डेट रिसीट, स्टेट पीएफ
या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट ये सब इशू करती है। लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज इशू करती है, तो वो लंबे टाइम का लोन लेके रखा है आपने, जो आपको चुकाना पड़ेगा, डेट ही है ये, चुकाना है, लायबिलिटी बढ़ चुकी है। शॉर्ट टर्म में टी बिल्स इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स जिसे बोला जाता है, 90-91 डेज के अप्रॉक्स। ओके, तो वो भी एक तरह की सुविधा है, लेकिन उसकी वजह से लाइबिलिटी बढ़ गई। पीएफ का पैसा अगेन लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट, जो उसे फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, नॉन डेट रिसीट में मेनली दो आते हैं, कौन से? लोन रिकवरी और डिसइन्वेस्टमेंट। तुमने पहले कोई लोन दिया था, उसको अब रिकवर कर लिया, तो बेटा जब लोन दिया था तो तुम्हारा एसेट बढ़ गया था, लोन रिकवरी कर लिया, एसेट कम हो गया। ओके, और सेकेंडली डिसइन्वेस्टमेंट, तुम्हारे कोई इन्वेस्टमेंट तुमने बेच दिए, अगेन एसेट कम हो गए, एंड दैट इज व्हाई इट विल बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल रिसीट। कैपिटल में भी नॉन डेट कैटेगरी, राइट? कमिंग ऑन टू हाउ टू कैलकुलेट सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू, कितना नेट टैक्स कलेक्ट किया है सेंटर ने, वो कैसे निकाला जाता है? तो बच्चा टोटल टैक्स रेवेन्यू, टोटल टैक्स रेवेन्यू में से क्या हटाते हैं? स्टेट का शेयर हटा दिया जाता है, स्टेट का शेयर हटाओ, और एक और चीज हटा दो, बता दो, नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंसी ड्यूटी, क्या है? एनसीसीडी। एनसीसीडी कहाँ होता है? नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंसी फंड में होता है। ठीक है, देखो क्या है, जितना टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ है उसमें सबसे पहले क्या हटाया जाएगा? स्टेट का शेयर हटाओ, और उसके अलावा कॉन्टिजेंसी के लिए आपने एक फंड बनाया हुआ है, और उसके नाम पे आप एक ड्यूटी वसूलते हो, नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंसी ड्यूटी, वो भी हटा दो, क्योंकि ये पैसा भी यूज करने का नहीं है, कॉन्टिजेंसी के टाइम यूज करने का है। ओके, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि सेंटर का शेयर अब कितना बच गया है। टोटल टैक्स में से स्टेट जो मांग रहे हैं वो हटाना पड़ेगा, और कैलामिटी के लिए हटा दो, तो बचा हुआ पैसा अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज कर सकती है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट? बेटा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आर गवर्नमेंट, स्पेशली आर गवर्नमेंट नीड्स टू मैनेज खर्चे। अगर आप लोन ले लेके काम करते जा रहे हो, एक दिन में बबल फूट जाएगा। You cannot work like this for a longer duration. Make it a point. Okay? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज आती है कि क्यों क्यों हमको फालतू खर्चे खत्म करने हैं। जैसे आप अपने घर में मैनेज करते हो ना खर्चे, तो फिजूल खर्ची खत्म करनी है। सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर आल्सो, कि नहीं यार, नेशन में भी आपको जो खर्चे रेलेवेंट है वो करने हैं, अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं। और पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? जेनेरिक पॉइंट्स, जेनेरिक क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपके डेफिसिट्स बढ़ जाएंगे। व्हाट डू आई मीन बाय डेफिसिट्स? वेरी गुड, वेयर एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कमाया कम है, लिया कम है, और खर्चे ज्यादा कर दिया, तो खुद ही कर लेगी ऐसा। ओके, यू शुड नॉट डू दैट वे। डेफिसिट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता किसी भी इकोनॉमी के लिए। सेकेंडली, इट विल रिजल्ट इन टू हाई लेवल ऑफ टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, उसको उधार चुकाने में आधा चीज चला जाता है, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगी। ठीक है, मिडिल और रिच क्लास पे ज्यादा लोड पड़ने वाला है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, उधार में पड़ी हुई गवर्नमेंट का ग्रोथ हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि इंफ्रा डेवलपमेंट की जगह उसका पैसा जाता है उधार चुकाने में। एम आई क्लियर? नेक्स्टली, फ्यूअर रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, रिसोर्स भी कम होंगे, मतलब कम पैसा बचेगा फॉर यूसेज। एंड लास्टली, ग्रेटर बर्डन ऑफ डेट, आप उधार में ही अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो। एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ बेटा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ये एग्जाम में आ चुका है। कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेज करने के लिए? पब्लिक यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। वी वी पीपल आर रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, एंड दैट इज उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मैनेजमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और एक्सपेंडिचर के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। दोनों ही कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आ रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चा यही मेन डिपार्टमेंट है किसका? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का। ये भी एग्जाम में आ चुका है, विच इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। आंसर वुड बी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्या क्या चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी गई है? सबसे पहला क्या? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। याद है यूनिट 1 का ज्ञान, फाइनेंस कमीशन? ठीक है,
फाइनेंस कमीशन जो भी रिकमेंडेशन दे रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि स्टेट को इतना देना चाहिए, ये सब इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होएगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेंट्रल पे कमीशन, इन दोनों के जो भी रिकमेंडेशन होंगे उसको फॉलो ये करे। सेकेंडली, मॉनिटरिंग ऑडिट कमेंट्स, ऑडिटर जो भी कमेंट दे रहा है कि यार ये चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो सब इनको फॉलो करने पड़ेंगे। थर्डली क्या? प्रिपरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स, अकाउंट्स प्रिपरेशन का जवाबदारी भी इनका ही होता है। ओके, एंड लास्टली असिस्ट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। बेटा कोई भी सिस्टम आता है ना, जरूरी नहीं है कि वो एकदम सही सिस्टम है। यू हैव टू एनालाइज यार इस सिस्टम में कोई चेंज हो सकता है क्या, इसको बेहतर बनाया जा सकता है क्या, एंड दैट इज वन ऑफ द टास्क दिस पीपल आर डूइंग। ठीक है, रिपीट करें। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या करता है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नोडल डिपार्टमेंट है ये। ओके, उसके अलावा क्या क्या करता है ये? रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना और सजेशन देता है, ऑडिट कमेंट्स को फॉलो करना, वेरी गुड यार, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स रेडी करना और सजेशंस देना टू कंट्रोल कॉस्ट। अब बचा रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर डिस्कस ड्यूरिंग प्री बजट मीटिंग। प्री बजट मीटिंग हु चेयर्स इट? सेक्रेटरी। कौन चेयर करता है इसको? सेक्रेटरी। ठीक है, तो प्री बजट मीटिंग में क्या डिसाइड हो जाता है? रिक्वायरमेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सब पहले ही डिसाइड हो जाते हैं कि यार कौन कौन से खर्चों की जरूरत पड़ेगी हमको। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर बजट या प्रोफाइल। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल या एक्सपेंडिचर बजट। अब कौन कौन से खर्चे करने होते हैं? अब बच्चा खर्चे है ना, दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला है सेंटर्स एक्सपेंडिचर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। एक है सेंटर का एक्सपेंडिचर और दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, अब सेंटर कौन से खर्चे करता है? सबसे पहला स्टैब्लिशमेंट का खर्चा। पहला खर्चा कौन सा है? स्टैब्लिशमेंट का खर्चा। ओके, दूसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और दूसरे सेंट्रल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो सेंटर ने स्पॉन्सर किया स्कीम, सेंटर डायरेक्टली नहीं कर रहा है लेकिन दे आर स्पॉन्सरिंग इट, तो उसमें पहला तो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, फिर फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर्स। इट इंक्लूड्स व्हाट? फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर्स। तो देखो क्या है, सेंटर के खर्चों में मेनली क्या आता है? एक तो स्टैब्लिशमेंट, बनाने का खर्चा, ओके, कोई भी चीज, फाइन, स्पेशली इंफ्रा। और सेकेंडली क्या? सेंटर सेक्टर स्कीम्स, इसमें डायरेक्ट सेंटर इन्वॉल्व होकर करता है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में पहले तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ही आती है और दूसरा क्या है? फाइनेंस कमीशन के ट्रांसफर्स और बाकी अदर ट्रांसफर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, ये तो बेटा रटने वाली चीज है, तुमको रट के जानी पड़ेगी। पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट, व्हाट डू आई मीन बाय पब्लिक डेट मैनेजमेंट? पब्लिक डेट refers to government debt from internal as well as external sources। किसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कहाँ पे आता है ये पूरा पैसा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑल द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डेट। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब मतलब हम लोगों से उधार लेती है, हम लोगों से एज एन पब्लिक, तो गवर्नमेंट बेसिकली बॉन्ड्स इश्यू करती है। क्या इश्यू करती है? बॉन्ड्स। अब जैसे गवर्नमेंट ने वो बॉन्ड्स को यूज कर लिया, अब टाइम आया कि हमने, अपन लोगों ने बॉन्ड जो खरीदे थे उसको रीपे करना है। हम लोगों से उधार लिया गवर्नमेंट ने, तो उसको रीपे करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट खुद की जेब से पैसे नहीं देती, गवर्नमेंट और नए बॉन्ड्स इशू करती है। नए बॉन्ड्स इशू करती है, दूसरे लोगों से उधार लेती है और हमारा उधार चुका देती है। हाउ गवर्नमेंट वर्क्स इन केस ऑफ पब्लिक डेट, दिस इज द थिंग। ओके, अब बच्चा 3 ऑब्जेक्टिव है पब्लिक डेट मैनेजमेंट के। क्या? सबसे पहली चीज कि आपकी कॉस्ट कम लगे यार, डेट रिक्वायरमेंट एट लोएस्ट पॉसिबल बोरोइंग कॉस्ट। आपको आज तुम भी उधार लोगे ना यार, तो जहां सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां से उधार लेना प्रेफर करते हैं। ओके, सेम थिंग अप्लाइज विद गवर्नमेंट ऑल्सो, कि सबसे कम बोरोइंग कॉस्ट जहां लगे। सेकंड, रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, रिस्क मिटिगेशन इज इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट है मार्केट डेवलपमेंट। ओवरऑल इसका मार्केट डेवलप करना इज वन ऑफ द मेन जॉब्स। रिपीट करें क्या क्या? 3 चीजें डेट लेते वक्त ध्यान रखने की, कॉस्ट लगे कम, रिस्क कम हो जाए और मार्केट इसका
डेवलप हो पाए, इसका मार्केट डेवलप हो पाए। अब बेटा ये एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक डेट मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? डेट मैनेजमेंट की। बेटा याद रखना, इंटरनल चीजें हमेशा आरबीआई मैनेज करता है और एक्सटर्नल चीज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो यू विल कम टू नो यार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो बहुत ही लीडिंग रोल है हर चीज में। ओके, इंटरनल डेट मैनेज करने का काम किसको दिया है इनने? आरबीआई। ठीक है, और एक्सटर्नल के लिए किसको दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और अगर तीसरी चीज की बात करें, तीसरा पॉइंट अगर तुम देख पा रहे हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन और आरबीआई, ये मिलके क्या करते हैं? स्मॉल सेविंग्स और डिपॉजिट्स को भी मैनेज करने का काम करते हैं, मिलजुल के भी किया जाता है। ओके, अब आ जाते हैं मेन आरबीआई पे। आरबीआई बेटा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों सिक्योरिटीज देता है। मैंने अभी तुमको बताया, लॉन्ग टर्म के सिक्योरिटीज को डेटेड सिक्योरिटीज बोला जाता है, जो हम जैसे लोग खरीदते हैं। और होता है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, कम दिन के लिए, उन्हें ट्रेजरी बिल्स बोला जाता है। 90-91 डेज का ड्यूरेशन, राइट? ओके, अब इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पब्लिक डेट फॉर आरबीआई। आरबीआई के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है? इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब बच्चा, स्टेट गवर्नमेंट अगर 3 महीने का लोन देती है, किससे? आरबीआई से, तो उसे क्या बोला जाता है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। क्या बोलते हैं उसको? वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ओके, 1997 से ये चला आ रहा है। और एक्सटर्नल डेट पे आए, बाहर की कंट्री से अगर आपने उधार लिया है तो कौन लेगा? वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये मैनेज करता है बाय गिविंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स। ठीक है, ये जनरली लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं। क्लियर है क्या? बोलो यार, कौन से 3 इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेट? आरबीआई, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन और आरबीआई। वेरी गुड, क्लियर है? ओके, इंटरनल डेट के लिए आरबीआई और एक्सटर्नल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। क्यों यार, क्यों पता है? हर हर बजट का मेनली एक ही टारगेट होता है कि आपको फिस्कल डेफिसिट कम करना है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि आपको आपके उधार कम करने हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी सिंपल शब्दों में बोलो तो उधार। ठीक है, क्यों यार, क्यों? 2003 में इसके चलते फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था, एफआरबीएम एक्ट बोलते हैं इसको। और उसका मेन ही टारगेट ये था कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। और इन लोगों ने तो शायद नंबर भी देके रखा है, शायद 0.5% से रिडक्शन। मतलब तुम्हारा मॉड्यूल नहीं दे रहा है लेकिन एक्ट में दिया हुआ है कि 0.5% से एफआर फिस्कल डेफिसिट आपको कम करते जाना है। ऐसा आपको क्यों करने की जरूरत है? क्योंकि आप जनरेशनल इक्विटी चाहते हो। तुम अपनी आगे की जनरेशन को उधार में नहीं रखना चाहते। ओके, एंड दैट इज व्हाट, इक्विटी रहनी चाहिए ना। तुम्हारी जनरेशन ने जो देखा एटलीस्ट वो जनरेशन भी वही देखे। ऐसी जनरेशन क्यों क्रिएट करनी है जो बाद में सिर्फ लोन्स चुकाने का ही काम करेगी? सेकेंडली, क्या लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी चाहिए यार तो डेफिसिट कम करो। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी प्रेशर्स भी कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके अलावा क्या होगा? यू कैन स्ट्राइक अ वेरी गुड बैलेंस बिटवीन मनी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन देता है? गवर्नमेंट। और मनी पॉलिसी कौन देता है? आरबीआई। इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस रखना है। फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करो, फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करो। उधार मत लो यार, ज्यादा खर्चे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल ऑपरेशंस, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी। कितना आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना आपने खर्चा किया है, बैलेंस रहेगा हमेशा। ओके, अब आ जाते हैं पीडीएम सेल। 2016 में पीडीएम सेल इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। कौन सा सेल? पीडीएम सेल, पीडीएम पब्लिक डेट मैनेजमेंट। पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल कब आया? 2016 में। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स। मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट, मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी 2021 से लेके 24 तक देती है एक फ्रेमवर्क। किस चीज के लिए? टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट कंपोजिशन ऑफ डेट प्रोफाइल। 2021 से लेके 24 तक की कौन सी स्ट्रैटेजी? मीडियम टर्म डेट डेट स्ट्रैटेजी। वो क्या देती है? प्रॉपर फ्रेमवर्क देती है। किस चीज का? फॉर एप्रोप्रिएट कंपोजिशन ऑफ डेट। आपको कितना डेट लेना चाहिए वो बताती है वो स्ट्रैटेजी। जी सेट क्या है यार बेटा?
आज की तारीख में ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मार्केट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज तुम कोई कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, तुम आसानी से खरीद सकते हो थ्रू योर डीमैट अकाउंट थ्रू ऑनलाइन एप्स। सेम थिंग अप्लाइज विद जी सेक। जी सेक क्या है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। इसके लिए इन लोगों ने रिटेल डायरेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है। कब आया ये? 5 फरवरी 2021 में। कब आया? 5 फरवरी 2021। मतलब आप ही खुद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आसानी से खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो उसके लिए क्यों, ऐसा क्यों किया गया? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे बेचे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक ऑनलाइन मार्केट क्रिएट हो पाए। एम आई क्लियर? इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बढ़ाना है और एक ऑनलाइन एक्सेस देना है सभी लोगों को। बताएं, जी सेट क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट। उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है? क्या, कौन सा प्लेटफॉर्म है? रिटेल डायरेक्ट। कब आया? 2021 में आया, 5 फरवरी 2021 में। ताकि ऑनलाइन आप खरीद बेच सको गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और दूसरा क्या है बेनिफिट? ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ पाए लोगों का। फाइनल टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, बजटरी डेफिसिट। बट डेफिसिट, देर आर थ्री काइंड ऑफ बजट प्रिपेयर्ड। एक होता है डेफिसिट बजट, एक होता है बैलेंस बजट, और एक होता है, वेरी गुड, कब बोलूंगी मैं बैलेंस बजट? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बराबर है तो ये बैलेंस है। रेवेन्यू बढ़ा है एक्सपेंडिचर से तो सरप्लस है, और एक्सपेंडिचर बढ़ा है रेवेन्यू से तो डेफिसिट है। एम आई क्लियर? ठीक है। अब बजटरी डेफिसिट जो है बच्चा, अपन मेनली डेफिसिट बजट से डील करें क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेफिसिट बजट ही बनाती है। ओके, हमारे खर्चे हमेशा ज्यादा होते हैं और लोगों से लेते कम है। ओके, तो तीन तरह के बजट डेफिसिट होते हैं। क्या? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू खर्चे माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ओके, रेवेन्यू खर्चे में से रेवेन्यू रिसीट हटाई जाती है, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट है। फिर फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल खर्चे। टोटल खर्चे यानी कैपिटल प्लस रेवेन्यू में से क्या हटाते हैं? टोटल रिसीट। टोटल रिसीट अदर देन व्हाट? अदर देन इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग को छोड़ के। ठीक है। और तीसरा क्या है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है? फिजिकल डेफिसिट में से क्या हटा देते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या हटाते हैं? इंटरेस्ट पेमेंट्स। ओके, नाउ लिसन, फिजिकल डेफिसिट और बजट डेफिसिट में ये अंतर होता है कि बजट डेफिसिट में टोटल खर्चे माइनस टोटल रिसीट है, इंक्लूडिंग बोरोइंग्स। एंड फिजिकल डेफिसिट में जब टोटल रिसीट ऐड करो तो बोरोइंग को नहीं जोड़ना है। ओके, और प्राइमरी डेफिसिट क्यों निकाला फिर? फिजिकल डेफिसिट अगर मेरा 5,000 करोड़ आ रहा है, तो उसमें से प्राइमरी मैंने हटा दिया, दैट इज से फॉर एग्जाम्पल 1,000 करोड़। इंटरेस्ट, उसमें से मैंने इंटरेस्ट हटा दिया 1,000 करोड़ का, तो मेरे को प्राइमरी डेफिसिट मिल गया 4,000 करोड़ का। ठीक है। तो वाई हैव आई रिड्यूस इंटरेस्ट? क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट मेरे को बताता है कि करंट ईयर के खर्चों के लिए आपने कितना पैसा उधार लिया। दैट इज ओनली 4,000 करोड़। 1,000 करोड़ तो मैंने पिछले साल के लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए उधार लेकर रखा था। क्लियर है? प्राइमरी डेफिसिट ओनली शोज अबाउट करंट ईयर के खर्चे एंड रिसीट। क्लियर है? इसके साथ अपना यूनिट 3 होता है खत्म। ओके।